डायफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कराना बहुत ज़रूरी था। उसकी रीज़न ये थी कि डायफेंटाइन इक्वेशन के जब हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए होता है। जब तक हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा वो आपने कैसे फाइंड करना है। अब मे बी वो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन हो, अगर तो गिवन होगा फिर तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है, उसको आप सिंपली इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में यूज़ कर लेंगे और तमाम तर सॉल्यूशंस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं गिवन है तो आपने क्या करना है, ठीक है जी। उसके लिए यकीनन पर्टिकुलर सॉल्यूशन पहले आपको कोई एक लाजमन फाइंड करना पड़ेगा। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में से पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक फाइंड करना है, एक निकालना है, वो कोई सा भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है जी। उसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पैदा होते हैं, यार किसी ने ये वाला सॉल्यूशन पर्टिकुलर यूज़ कर लिया, किसी ने ये वाला यूज़ कर लिया, डजंट मैटर, ठीक है। जौन सा मर्जी आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन यूज़ कर लें, लेकिन क्वेश्चन वही कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप कैसे चूज़ करेंगे। उसके ज़्यादातर दो मेथड्स होते हैं। वो दोनों मेथड्स कौन से हैं आज हम अपनी इस एग्जाम्पल में देखेंगे, सीखेंगे वो मेथड्स क्या हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहली एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल 1। इसमें हम इक्वेशन ले रहे हैं 5x प्लस 15y इज इक्वल टू 7। सो ये डायफेंटाइन इक्वेशन है। तो हमने ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन निकलता भी है कि नहीं निकलता, उसका हमने क्राइटेरिया बना के रखा हुआ। तो यहाँ पर a क्या है 5 है, b क्या है 15 है और c हमारे पास 7 है। हमने a और b का GCD निकालना होता है। 5 और 15 का GCD, चूँकि 5 15 को डिवाइड करता है तो 5 आ जाएगा, ये बात आप जानते हैं। जबकि 5 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा 7 यानी कि c को। तो GCD a और b का जो d है वो इस वक्त c को डिवाइड नहीं कर रहा, तो आपको इस डायफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इट मीन्स द इक्वेशन 5x plus 15y is equal to 7 has no integral solution। इस इक्वेशन का कोई भी इंटेग्रल सॉल्यूशन नहीं, ठीक हो गया जी। आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी इंटेग्रल जो पेयर होगा वो ऑर्डर पेयर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके जी, एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम। इसमें हम कोई ऐसी इक्वेशन लेते हैं जिसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन लेनी है। जस्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए, लाइक मैं कह रहा हूँ फर्ज कर लें 3x प्लस यहाँ पर 6y यूँ ले लेते हैं हम। GCD 3 और मुझे कोई ऐसा नंबर यकीनन लेना है जो जिसको 3 डिवाइड करे। तो आप बेशक यहाँ पर चलें 6 ले लें, नो प्रॉब्लम। 3 और 6 का GCD चूँकि 3 आता है और इसको डिवाइड करता है। फर्दर अगर आप इस इक्वेशन को देखिए तो सिंप्लीफाई करके बेसिकली इसको x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 आप यूँ भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है जी। अब आप देखें कि ये जो डायफेंटाइन इक्वेशन है यहाँ पर a1 है, b2 है, c2 है, जबकि d जो a और b का GCD होता है 1 और 2 का GCD आप जानते हैं 1 होता है और ये क्लियरली डिवाइड कर रहा है 2 को यानी कि c को। इट मीन्स कि इस डायफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिलता है, ठीक है जी। डायफेंटाइन इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 हैज़ इंटेग्रल सॉल्यूशंस। चलिए जी, आपको ये भी बता दिया था कि अगर एक सॉल्यूशन निकलेगा तो दरअसल एक नहीं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है जी। और वो हमने फाइंड कैसे करने हैं, हम जानते हैं हमने जो सॉल्यूशंस निकाले थे उनमें x नॉट और y नॉट एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने फाइंड करने थे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मुराद ये कि कोई एक पेयर जो इसको सेटिस्फाई करे। अब वो पेयर हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। वो पेयर कैसे फाइंड किया जा सकता है।
उसको फाइंड करने के कॉमनली दो तरीके हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। तो पहला तरीका हिट एंड ट्राई रूल है, ठीक है जी। हिट एंड ट्राई रूल यानी एक्स और वाई की आर्बिट्रेरी वैल्यूज आप खुद से इसमें पुट करते जाएं, जो जिन एक्स और वाई की वैल्यूज ने इसको सेटिस्फाई कर दिया वो आपका सोल्यूशन हो सकता है। अब ऐसे आपको बेशुमार मिल सकते हैं, उनमें से कोई सा भी एक आपको चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहां पर बाय इंस्पेक्शन वी नोट दैट द पेयर। जी देखिए कौन सा ले सकते हैं आप सोल्यूशन, भाई राइट साइड पे 2 है, एक्स और वाई ऐसे इंटीजर्स इसमें पुट करने हैं जिनको इसमें पुट करके 2 बने, ठीक है जी। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप x को 0 ले लें, y को 1 ले लें, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, 2 × 1 2, ठीक है जी। 2 बच रहा है, इधर भी 2 है, तो 0, 2। अब ये इसका सोल्यूशन है, तो ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के तौर पर लिया जा सकता है। अच्छा, कोई और अगर आपके माइंड में पेयर बनता है तो ठीक है, निकाल लें। मसलन अगर आप x को 2 पुट कर दें, y को 0 पुट कर दें, तो भी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है 2 ही बनेगा, राइट साइड पे भी 2 है, तो आप 2 0 भी सोल्यूशन के तौर पर ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, 0 2 नहीं था, ये 0 1 था, सॉरी 0 1 था। देख लें, x को 0 पुट किया, y को 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2, ठीक है, 0 + 2 2 होता है। 0 1 चूज कर लें, 2 0 चूज कर लें, इसके अलावा आप कोई और भी चूज कर सकते यार, कोई एक पेयर जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। इंस्पेक्शन से आप ये फाइंड कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल काम होगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। फिलहाल आपको ये अगर बेटर लग रहा है 0 1, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है, तो दिस बिलोंग्स टू z × z इज a particular solution of equation 1। आप इसको 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आपने ये वाला चूज किया पेयर, ठीक है जी। इसमें आपको x0 मिल जाएगा 0 और y0 मिल जाएगा आपको 1, यानी ये x0 है, ये y0 है। तो अब आपको पता है जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। आप जानते हैं जनरल सोल्यूशन के बारे में, x = x0 प्लस लेते थे आप d/d। मैं आपको ये भी याद करवा दूं कि अगर आप यहाँ माइनस लेना चाहें ले सकते हैं, अगर यहाँ माइनस लेंगे तो फिर y वाली इक्वेशन में आप प्लस लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे तो फिर y वाली इक्वेशन में नेगेटिव साइन लेंगे। ये बात हम प्रूफ में देख चुके थे। इंटू t और y = y0 माइनस a/d t क्या था हमारे पास, t हमारे पास कोई सा भी इंटीजर्स था, मुख्तलिफ इंटीजर्स आप इसमें पुट कर करके मुख्तलिफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते। चलिए जी, अब ये x = x0 आपके पास क्या है इस वक्त, x0 0 है, सो 0 प्लस b की जगह क्या है आपके पास 2 और d की जगह 1, तो ये 2/1t बन गया 2t। y = y0 आपके पास 1 है पर माइनस, सो आगे यहां पर है a 1 और d भी 1, 1/1 t, ये बन गया 1 - t। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया, x = 2t, y = 1 - t, और t कहां से लेना है आपने, इंटीजर से लेना है। तो आप इसको अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम आपको डायफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिल गए। तो बात हमने की जी हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कॉमनली इंस्पेक्शन से आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हमने किए भी, एक नहीं 2 3 फाइंड किए थे। मैंने कहा था इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन समटाइम ये इंस्पेक्शन के जरिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। किस सूरत में मुश्किल हो जाता है, जब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज हैं a और b की, ठीक है, इवन c की वैल्यू भी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा काउंट करता ये डिपेंड करता है a और b की वैल्यूज पे। a और b की वैल्यूज अगर आपके पास लार्ज हो जाएं तो उस सूरत में इंस्पेक्शन के जरिए आपके पास सॉल्यूशन फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर उस सूरत में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यूज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं, वो मेथड हर जगह यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर
जब ये वैल्यूज छोटी हैं ए और बी की तो आसानी से सोल्यूशन डायरेक्ट निकल आता है, लेकिन अगर वैल्यूज बढ़ जाएंगी उस सूरत में हमें जीसीडी फाइंड करने का जो प्रोसीजर है, जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम था, ठीक है, उसी के जरिए हमें ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाया करेगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन एल्गोरिथम से आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन यूक्लिडियन एल्गोरिथम से अगर आपने निकालना है तो फिर ये वाली एग्जांपल तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक थोड़ी सी आपको एग्जांपल थोड़ी सी हम कॉम्प्लिकेटेड लेके सोल्यूशन निकालते हैं जी। हम तीसरी एग्जांपल एक देखते हैं। इसमें डायफोंटाइन इक्वेशन ली मैंने 45x + 63y = 450। ठीक है जी, चलें पहले हम देखते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। ठीक है जी, सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमें a जो यहाँ पर 45 है और b जो यहाँ पर 63 है, इनका जीसीडी फाइंड करना पड़ता है। c को भी लिख लेते हैं साथ ही। c क्या है हमारे पास 450। 45 और 63 का जो जीसीडी ज़ुबानी कैलकुलेट करना भी मुश्किल काम है, तो जीसीडी आप फाइंड कर लें यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। 63 को डेफिनेटली आप अंदर रखेंगे, 45 पे डिवाइड करेंगे तो 45 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 45 क्या बचेगा आपके पास 18 बचा जी आपके पास। 45 आपने इधर लिख दिया। अब 45 को डिवाइड करना है 18 पर आपने, तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 36 2 से किया मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा जी आपके पास 15 - 6 9 आ गया 18। तो देख सकते हैं 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और जीसीडी आपका मिलेगा 9। तो आपने फाइंड कर लिया कि 45 और 63 का जीसीडी 9 है, जो कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा 450 को, ये बात चेक करनी। तो वैसे तो आगे जाके हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ऐसे ही चेक कर लें। बिल्कुल जी इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 50 को 9 से मल्टीप्लाई करके 450 आता है, तो ये बात ठीक है जी। तो इट मीन्स के सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, पहले हमने हिट एंड ट्रायल रूल से जो है वो सोल्यूशन फाइंड कर लिया था। ठीक है जी, लेकिन क्या ख्याल है आपका, अब अगर आप इसका ऐसे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ये इतना आसान टास्क नहीं है। निकल तो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आप फाइंड ही नहीं कर सकते, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। ठीक है जी, इंस्पेक्शन के ज़रिए सोल्यूशन निकालना पर्टिकुलर मुश्किल काम है, क्योंकि ये वैल्यूज़ बढ़ गई हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे सूरत में हम ये जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर की मदद से भी हम एक जो सोल्यूशन है पर्टिकुलर वो फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। हमें पता है कि 63 और 45 का जो जीसीडी निकला वो 9 निकला। ठीक है, अब याद कर लें उस प्रोसीजर को यूक्लिडियन एल्गोरिथम के, जिसमें हम क्या करते थे बोला, जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते थे 45 और 63 के। आगे याद, वही काम आपने करना है। उसी प्रोसीजर की मदद से आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 9 को पकड़ते थे हम, 9 को लिखते थे, कैसे लिखते थे याद कर लें, डिविडेंड माइनस कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर। तो 45 माइनस का साइन 18 मल्टीप्लाई बाय 2। याद कर लिए ये क्या प्रोसीजर मैंने आपको बताया था भला। 9 के बिल्कुल ऊपर आपने देखना है, ये 45 ये लिखा नेगेटिव साइन और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है जी, और ये भी याद कर लें कि हर बार आपने जो डिवाइजर होता था, डिवाइजर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना होता था, डिवाइजर्स को बचा के रखना होता था। इस वक्त डिवाइजर क्या है जी हमारे पास, इस वक्त हमारे पास डिवाइजर 18 है, तो 18 को हमने बचा के रखना है। ठीक है जी, यानी 2 को 18 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। ओके हो गया जी, क्योंकि अगले बार नेक्स्ट स्टेप में हमने 18 को लिखना है फिर ऐसे। तो 18 को कैसे लिखेंगे, 18 के ऊपर बिल्कुल 63 है, 18 की जगह क्या आ जाएगा 45 माइनस 63 नेगेटिव साइन डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। ठीक है जी, 45 मल्टीप्लाई बाय 1।
और बाहर इसके 2 पड़ा होगा। तो 9 इज इक्वल टू 45 माइनस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 45 2 को 1 से करके मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 63 मल्टीप्लाई बाय -2। मैंने नेगेटिव 2 को इसके साथ अटैच कर दिया। क्यों किया? ये 45, ये 63 जिनका जीसीडी निकाला था 9, हमने जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया 45 और 63 के। ठीक है जी। तो ये इसमें भी कोई नई चीज़ हमने नहीं पढ़ी, ये वही पुराना काम है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी इस इक्वेशन को देखना है। ये क्या इक्वेशन है? इस इक्वेशन के राइट साइड पर क्या है बोला, 450। और चूंकि जीसीडी ने इसको डिवाइड किया था और मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप 450 को 9 पे डिवाइड करें तो क्या आता है आपके पास, 450 को 9 पे डिवाइड करके 50 आता है आपके पास। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इक्वेशन के दोनों तरफ 50 से कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है जी, तो लेफ्ट साइड पर यानी इस तरफ 9 की बजाय क्या बन जाएगा, 450। एग्जैक्टली वही चीज़ जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन में मौजूद है। तो हमने दोनों तरफ 50 से करना है मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 450। 45 इससे नहीं करना मल्टीप्लाई, इसको ऐसे रहने देना है। 3 के साथ जब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, प्लस 63 एज इट इज। और इस तरह यहाँ पर जब -2 को 50 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -100 आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या करना है बोला, जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख के, किन के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, जिनका वो जीसीडी है, ठीक है, वो लिख के जो काम हम पहले करते थे यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से। उसके बाद हमने देखना है कि हम दोनों तरफ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि राइट साइड आपकी वही बन जाए एग्जैक्टली जो आपको इक्वेशन के अंदर गिवन है। ठीक हो गया जी। तो आपने देखा वो 50 था तो 50 से मैंने दोनों तरफ कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप देखें कि ये क्या है, 45 इंटू x0 प्लस 63, ये y0, राइट साइड पर क्या है जी 450। तो आप देख सकते हैं 45x0 प्लस 63y0 इक्वल टू 450, मतलब x0 और y0 दरअसल सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। जहां पर x0 क्या बोला, x0 आपके पास है 150, y0 आपके पास क्या है -100। तो ये वो वैल्यूज हैं जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है। तो आपने फाइंड करना था एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो आपने यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से भी निकाल लिया। ठीक है, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। वैल्यूज बड़ी थी, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल सकता था, मैं ये नहीं कह रहा नहीं निकल सकता था, निकल सकता था। और ज़रूरी नहीं है कि वो यही वाला निकलता, इनसे डिफरेंट भी निकल सकता था। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क आपके पास अल्टीमेटली जनरल सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी वैल्यूज़ बड़ी होंगी हमने ये प्रोसीजर लगाकर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, और आगे वही काम है जी। x0 आ गया 150, y0 आ गया -100। जनरल सॉल्यूशन क्या बन गया आपके पास, याद कर लें जनरल सॉल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू x0 प्लस b ओवर डी टी, y इज इक्वल टू y0 माइनस a ओवर डी टी। x0 आपके पास 150 है जी, प्लस b आपके पास 63 है, डिवाइडेड बाय d 9 था, इंटू t, यहाँ पर y0 -100 प्लस a, बल्कि सॉरी माइनस, हर बार भूल जाता हूँ मैं, यहाँ माइनस का साइन लगाना है, इधर प्लस तो इधर माइनस तो इधर प्लस। तो a की वैल्यू जी हमारे पास 45, ठीक है जी, ये a होता है, ये b होता है, ओवर राइट साइड पे c, 45 ओवर d 9t। ठीक है जी, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 150 प्लस 770। ठीक है जी, -100, -45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 550। तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन बन गया x इज इक्वल टू 150 प्लस 70, y इज इक्वल टू -100 -50, और t आपने मुख्तलिफ इंटीजर्स इसमें पुट करते जाएं और मुख्तलिफ सॉल्यूशंस फाइंड करते जाएं। अगर आपने ये वेरीफाई करना है, आप इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही।